नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑल इन वन में। जैसा कि आप सब जानते हो कि एनसीसी का ए, बी और सी का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी यानी कि इस महीने में 11 तारीख व 18 तारीख को निर्धारित है। तो उसी के हिसाब से हम चैप्टरों को अपने को आगे बढ़ाते हुए आज वेपन ट्रेनिंग का जो पार्ट 2 है वो लाए हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे की जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप उन्हें ऐसे ही देख करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आप इन वीडियोज़ को पूरे तरीके से सही से देखते हो तो आपको ए ग्रेड मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारी वीडियोज़ के PDF नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से अगर आपको फ्री में ये PDF और नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.jayshrishyam.site पर जा कर के विज़िट करके ले सकते हो, या फिर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे PDF ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, पिस्तौल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन .38 पिस्तौल, .51 पिस्तौल, .31 पिस्तौल, .48 पिस्तौल। इसका सही आंसर होगा .38 पिस्तौल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपने पर हम। सेना में पिस्तौल किसके पास होती है? तो सेना में जो पिस्तौल होती है वो हमेशा अधिकारी के पास होती है। किसके पास होती है? अधिकारी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्तौल से कितने प्रकार के फायर किए जा सकते हैं? पिस्तौल से हमेशा सिंगल एक्शन फायर किया जा सकता है। 7.62 mm SLR को साफ कब माना जाता है? जब पानी डाला हो, जब तेल लगा हो, जब बैरल साफ हो, जब ग्रीस लगा हो। तो इसका सही आंसर होगा जब बैरल साफ हो। जब तक बैरल साफ नहीं होगी SLR साफ नहीं मानी जाएगी। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? इसका सही आंसर होगा केवल 4 भागों में। फायर करते समय हमारा जो टारगेट है वो 4 भागों में बांटा जाता है। बट में सैंडबैग क्यों लगाया जाता है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं कि राइफल को सपोर्ट देने के लिए, राइफल को ऊंचा करने के लिए, राउंड को रोकने के लिए, शिस्त को मजबूत करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है राइफल को ऊंचा करने के लिए। ठीक है, राइफल को ऊंचा करने के लिए, यानी कि बट जो होता है राइफल का, उसमें सैंडबैग राइफल को ऊंचा करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 गज से फायरिंग के लिए कितना साइज का टारगेट लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1/1 फीट का। ठीक है, 1/1 फीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाटून हेडक्वार्टर कोत में कौन सा मोर्टर होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 51 हाफ मोटर, 81 हाफ मोटर, 2 हाफ मोटर, 84 mm RL और 52 हाफ मोटर। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है 2.5 मोटर और 84 mm RL, यानी कि 2.5 मोटर बोल सकते हैं इसको, 2 पॉइंट मोटर बोलते हैं ज़्यादातर तो, और 84 मिलीमीटर का रॉकेट लॉन्चर। इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेक्शन के पास कितना LMG होता है? यानी एक हमारी जो सबसे हमारी जो ग्रुप होती है एनसीसी की, उसमें आर्मी की, उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है सेक्शन। सेक्शन के बाद प्लाटून, प्लाटून के बाद बटालियन, बटालियन के बाद ऐसे करके आगे तक चलते चले जाते हैं। तो जो हमारी सेक्शन होती है उसके पास कितना LMG होता है? यानी कि जो एक सेक्शन होती है जिसमें हमारे में 10 सैनिक होते हैं, तो उन 10 सैनिक के पास कितने LMG होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, यानी हमारी एक सेक्शन के पास केवल 2 LMG होती हैं। फायर करने के आदेश पर क्या कार्रवाई होती है? अगर कोई भी हमारा कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल इन चीफ जो भी है, वो अगर आदेश करता है फायर करने का, तो उस पर हमें क्या कार्रवाई करनी पड़ती है? नंबर 1, राइफल को पकड़ा जाता है। नंबर 2, टारगेट के 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 3, शिस्त लेकर फायर किया जाता है। और नंबर 4, टारगेट को देखा जाता है।
तो जब फायर करने का आदेश आ जाता है तो हमें डायरेक्ट शिस्त लेकर के क्या है, फायर करनी होती है, क्योंकि टारगेट को देखना, राइफल को पकड़ना, तो 4 भागों में बांटना, ये सब हमारी तैयारिका में हो जाती है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। जब फायर का आदेश आता है तो हमें शिस्त लेकर डायरेक्ट फायर किया जाता है। फायरिंग के समय कौन सा झंडा बट पर लगाया जाता है? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, फायरिंग के समय लाल झंडा हमेशा बट पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? जो 9mm की कार्बाइन होती है उसके मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 18 से 25, 18 से 27, 18 से 28, 20 से 15। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 से 28 राउंड, यानी कि 9mm कार्बाइन होती है उसमें 18 से 28 मैगजीन, जो मैगजीन होती है उसमें राउंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 गज, 250 गज, 300 गज, 200 गज। तो स्टेन गन का अधिकतम रेंज 100 गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनी होती है? यानी कि एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनी होती है? जैसे मैंने बताया था सेक्शन के ऊपर आती है हमेशा इन्फेंट्री, तो उसको जो इन्फेंट्री होती है इन्फेंट्री बटालियन में, जो एक इन्फेंट्री बटालियन होती है उसमें कितनी राइफल कंपनी होती है? 4। यानी एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती हैं। अगर 2 इन्फेंट्री बटालियन हो जाएंगे तो उसमें हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है? तो एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास 4 स्टेन गन होती है। कितनी होती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2IC के पास कौन सा हथियार होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं राइफल, रॉकेट लॉन्चर, 20 बर मोर्टर और पिस्टल। तो सेक्शन 2IC के पास राइफल जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9mm कार्बाइन को कैरी करने का कितना तरीका है? 9mm कार्बाइन को कैरी करने का कितना तरीका है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा 3। 9mm कार्बाइन को कैरी करने के 3 तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है 25 गज, यानी कि जो .22 राइफल होती है उसकी जो कारगर रेंज होती है वो होती है 25 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? .22 राइफल की लंबाई होती है 43 इंच। कितनी? 43 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? LMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 30 राउंड, 40 राउंड, 32 राउंड या 28 राउंड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 30 राउंड। LMG की जो मैगजीन होती है उसमें 30 राउंड जो है लोड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? यानी कि जो 7.62 mm होती है SLR, एक 7.62 mm इंसास होती है, एक 7.62 mm LMG होती है, ऐसी एक 7.62 mm SLR है। SLR की जो मैगजीन होती है उसका वजन अलग होता है, और मैगजीन के साथ गन का वजन जो होता है वो कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होता है वो है 5.11 किलो, यानी कि 5 किलो और 110 ग्राम बोल सकते हैं हम इससे, या फिर 11 ग्राम। ठीक है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है 110 ग्राम है या 11 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन से हैं? अच्छी फायरिंग के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी फायरिंग के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए और सही लक्ष्य होना चाहिए, अच्छी उत्प्रेरक ऑपरेशन होनी चाहिए, उपरोक्त सभी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अच्छी फायरिंग के लिए पकड़ होना भी ज़रूरी है, लक्ष्य लगाना भी ज़रूरी है, और अच्छा एकदम उत्प्रेरक ऑपरेशन भी होना जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग के समाप्ति के बाद क्या करते हैं? हथियार की जांच, जीवित गोला बारूद की जांच, फायर केस और फायरिंग रिकॉर्डर रजिस्टर को अपडेट करना, फायरिंग समाप्ति का बिगुल बजाना, या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि फायरिंग खत्म होने के बाद आप हथियार की भी जांच करोगे और जीवित गोला बारूद की भी जांच करोगे, कितना हमने यूज़ कर लिया, कितना हमने हमारा वेस्ट गया, जो भी है उसको रजिस्टर में चढ़ाओगे, और फिर उसके बाद फायरिंग बिगुल भी बजाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग के दौरान
रक्षा और सुरक्षा के किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फायरिंग पार्टी फायरिंग पॉइंट से कम 100 मीटर दूर हो, फायरिंग रेंज के नज़दीक के पोस्ट पर लाल झंडा लगाना हो, संतरी लाल जैकेट पहनकर सही स्थान पर खड़ा नहीं हो, और फायरिंग के पहले और बाद में हथियार की जांच नहीं करना। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका जो क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो होगा बी और सी। जो सही आंसर है वो है बी और सी। इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी, क्योंकि इसका ए और बी सही आंसर इसलिए है कि जो फायरिंग पार्टी होती है वो फायरिंग पॉइंट से कम 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, और जो फायरिंग रेंज होती है उसके नज़दीक के पोस्ट पर जो है लाल रंग का झंडा हमें लगाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन है, हथियार का जीरोइंग नहीं होना, बैरल में तेल होना, बिना बैनेट के फायरिंग करना, बट को कंधे से सही स्थान पर सही टिकाना। तो इसमें जो सही है, बैरल में अगर तेल होगा तो आप फायरिंग नहीं कर पाओगे, और हथियार अगर जीरोइंग नहीं होगा तो आप फायरिंग नहीं कर पाओगे। तो इसका जो आंसर है वो ए और बी वाला ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलआर से फायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बैरल साफ नहीं हो, आधा राइफल उठा हुआ हो, साफ गैस नियामक हो, उपयुक्त मैगजीन हो। तो इसका भी आप देखोगे तो इसमें अगर बैरल साफ नहीं होता तो आप फायरिंग सही से नहीं कर पाओगे, और अगर आधा राइफल उठा हुआ होगा तो आप फायरिंग सही से नहीं कर पाओगे। तो इसका भी आंसर ए ही होगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल की सफाई कब हो? फायरिंग से पहले, फायरिंग के बाद, सालाना या साप्ताहिक? तो इसका जो आंसर होता है, वैसे तो हमें राइफल की सफाई हमेशा फायरिंग से पहले भी करनी चाहिए, फायरिंग के बाद भी करनी चाहिए, और जो साप्ताहिक होती है वो साप्ताहिक भी होती है। लेकिन इसमें जैसे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन ए और बी दिए हुए हैं, तो ये हमारे हिसाब से इसमें ए और बी सही होगा। हालांकि फायरिंग की जो सफाई होती है वो साप्ताहिक ही की जाती है। ठीक है, फायरिंग ग्रुप में कौन सी पार्टी रहती है? फायरिंग ग्रुप में कौन सी पार्टी रहती है? तो एक तो हमारी रहती है फायरिंग डिटेल्स, एक रहती है वेटिंग डिटेल्स, एक रहती है अम्यूनेशन कलेक्शन। यानी एक तो फायरिंग करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं, और एक जो हमारे फायरिंग कर रहे होते हैं उनके बाद जिनका नंबर होता है वो वेटिंग में होते हैं, यानी वो वेट कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वो होते हैं। और एक होती है अम्यूनेशन कलेक्शन, यानी कि जो हमारा फायर कर रहा है, जो हमारे कैडेट्स या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं वो फायरिंग कर रहे हैं, तो उनका जो एम्यूनेशन जो बाहर गिर रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए ये पार्टियाँ होती हैं। तो फायरिंग ग्रुप में तीनों पार्टी रहती हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1x1 टारगेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वार्म अप के लिए, ग्रुप और जीरोइंग के लिए, हिप पोजीशन फायरिंग के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ग्रुप और ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए। यानी 1x1 टारगेट का इस्तेमाल वो ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट जिसका इस्तेमाल ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है। अभी देखो इसमें वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके दे दिया है, उसमें पूछा था कि 1x1 टारगेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर पूछ दिया है कि ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए कौन सा टारगेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इसमें जैसे दिया है 2x2 का, फिगर 11 का, 6 फिगर टारगेट और नन ऑफ द। अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो हमारा जो आंसर होगा इसमें होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, POA का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है पॉइंट ऑफ एम्यूनेशन, पॉइंट ऑफ एम, पोजीशन ऑफ एम, और नन ऑफ दिस, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पॉइंट ऑफ एम, यानी कि POA का मतलब होता है पॉइंट ऑफ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राइफल का साइट मजल की तरफ आगे किया जाता है तो रेंज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जब राइफल का साइट मजल की तरफ आगे किया जाता है तो रेंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, जब साइट जो है मजल के आगे की तरफ करेंगे तो जो हमारा रेंज होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल को लोडेड तब कहा जाता है जब राउंड उसके चार्जर में हो, मैगजीन में हो, या चैम्बर में हो? तो हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है चैम्बर में, यानी कि जब तक चैम्बर में कारतूस यानी कि जो राउंड है वो नहीं होगा तब तक राइफल लोड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार के आम सफाई में किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? डेली, वीकली, क्वार्टरली, नॉन ऑफ द एबव? जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि फायरिंग से पहले भी हथियार साफ़ करने चाहिए, फायरिंग के बाद भी करने चाहिए, और साप्ताहिक रूप से भी यानी कि वीकली भी
फायरिंग जो वो गन जो है, जो हमारे हथियार हैं वो साफ़ किए जाने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है कि जब आप फायरिंग नहीं कर रहे हो, यानी हथियार की जब आम सफाई होती है, नॉर्मल सफाई होती है, यानी कि कोई फायरिंग वगैरह नहीं की जा रही है और हथियार रखा हुआ है, तो उसकी जो नॉर्मल सफाई है वो कैसे की जाती है? रोज़ करते हैं, साप्ताहिक करते हैं, हफ्ते में करते हैं, कैसे करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वीकली, यानी कि हर सप्ताह में 7 दिन बाद जो है उसकी सफाई की जाती है, चाहे उसका यूज़ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 राइफल में किस तरह के एम्यूनेशन का इस्तेमाल होता है? सर्कुलर, रिम या रिमलेस, लीड और नन ऑफ द एवर। तो इसका जो सही आंसर होगा रिम और रिमलेस, यानी कि जो .22 राइफल में रिम और रिमलेस की एम्यूनेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 बुलेट का बना होता है, यानी .22 बुलेट जो होता है वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का, आयरन का, लीड और कॉपर का, या फिर किसी का? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लीड और कॉपर का, यानी कि जो .22 बुलेट होता है वो हमेशा लीड और कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 डिग्री एंगल पर किस राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज होता है? यानी जो 33 डिग्री के एंगल पर अगर हम किसी राइफल को रखते हैं तो उसका जो मैक्सिमम रेंज जो होगा वो 1700 गज हो जाएगा। किसका होगा? .22 डीलक्स BA का, या फिर .22 नंबर सेकंड MK4 BA का। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ऑफ द एबव, क्योंकि दोनों का ही 33 एंगल पर मैक्सिमम रेंज 1700 गज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल को तब भरा हुआ माना जाता है जब राउंड उसके चार्जर में हो, मैगजीन में हो, चैम्बर में। ये क्वेश्चन वापस से घुमा के दे दिया है, तो उसका आंसर है चैम्बर में, यानी कि वही जब तक चैम्बर में राउंड नहीं होगा तब तक राइफल खाली मानी जाएगी। तेल, चैम्बर स्टिक और चिंदी किस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा कि राइफल की सफाई के लिए जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें यूज़ में लाई जाती हैं। तो इसमें जैसे 2 ऑप्शन दे दिए हैं, राइफल सफाई में या फिर क्लीनिंग द राइफल, तो वो दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें से आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो। अगर हाँ हिंदी में लिखा हुआ तो आप हिंदी में सेलेक्ट करके आओगे, क्योंकि आप एग्जाम हिंदी में दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग के बाद बैरल को सफाई किया जाता है किससे? गर्म पानी से, तेल से, डेटॉल से, या फिर किसी से नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हॉट वाटर, गर्म पानी से, यानी कि फायरिंग के बाद बैरल को गर्म पानी से सफाई की जाती है, ठीक है। मांसपेशी, आँखें और दिमाग की मजबूती के लिए एक्सरसाइज की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? यानी हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं आँखों की, आँखें होती हैं और जो हमारा माइंड होता है, उन सब की मजबूती के लिए, उन सब मतलब हम कोई फायरिंग करते हैं तो उसको एम एम पर अपना फोकस बनाने के लिए जो वार्म अप किया जाता है, यानी कि एक एक्सरसाइज की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? वार्म अप बोलते हैं, वेकअप बोलते हैं, फ्रेशन अप बोलते हैं, या फिर लिम्बर अप बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, इसको बोलते हैं लिम्बर अप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन होना चाहिए। राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का जो पोजीशन होता है वो एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है? जब फायरिंग से पहले, फायरिंग के बाद, या रोजाना, या इनमें से कोई नहीं? तो गर्म पानी से जो सफाई की जाती है वो हमेशा फायरिंग के बाद की जाती है। अगर आप फायरिंग नहीं कर रहे हो तो उसमें गर्म पानी से सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन होना चाहिए रिजर्व, यानी कि आर। नहीं, राइफल को जोड़ते समय जो होता है उस टाइम पर रिजर्व होता है, उसमें हमने क्या कर दिया है, राइफल को जोड़ते टाइम रिजर्व होता है। जी यहाँ पर गलती होगी, ठीक है। राइफल को जोड़ते टाइम जो है हमारा रिजर्व में रखा जाता है हमेशा, ठीक है। राइफल को कसते टाइम जो है हमेशा सेफ्टी कैच एस पे रहना चाहिए, ठीक है। किस पे रहना चाहिए? एस पे। तो ये थोड़ी गलती हो गई थी, उसको सुधार लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का जो पोजीशन होता है वो हमेशा रिजर्व पर होना चाहिए, यानी कि आर पर होना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए आर पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा था कि राइफल को खोलते समय जो है सेफ्टी कैच का पोजीशन क्या होना चाहिए? वो एस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर रिम में 25 गज से 0.2 mm राइफल, आउटर रिम में 25 गज से 0.2 mm राइफल की गोली लगने पर कितने पॉइंट मिलते हैं? तो सिंपल है, एक ही पॉइंट मिलता है, क्योंकि एक गोली पर एक ही पॉइंट मिलता है हमेशा, क्योंकि आपको 5 राउंड ही दिए जाते हैं और 5 राउंड में से आपके हर एक राउंड का 1 पॉइंट माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज में जो संतरी खड़ा होता है वो कैसे रंग का कोट पहनता है? सिंपल सी बात है, लाल रंग का कोट पहनता है। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, आगे भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, .22 राइफल में कौन सी क्रिया के कारण राउंड चैम्बर में लोड होता है? फिटिंग द मैगजीन, पुलिंग द ट्रिगर, पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड, पुलिंग द बोल्ट फॉरवर्ड। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो .22 राइफल होती है उसमें जो आप राउंड डालते हो तो वो चैम्बर में लोड होता है। उसमें जैसे कि आप राउंड डाल दिया तो वो जो चैम्बर में लोड होगा वो कैसे होगा? जब आप वो कॉक होता है यानी कि जो उसका बोल्ट होता है उसको जब आप पीछे खींचोगे तभी वो लोड होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा जो है राउंड जो हम अपने बोल्ट को आगे की तरफ खोलते हैं ना, खींचते हैं आगे की तरफ, तब जा करके उसमें जो है लोड होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुलिंग द बोल्ट फॉरवर्ड। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर आप गलती कर देते हो कि हम उसको पीछे की तरफ खींचेंगे तब जाके लोड होगा, नहीं, आगे की तरफ खींचेंगे तब जाके लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड को निकालने के लिए किस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, रिमूविंग द मैगजीन, पुलिंग द ट्रिगर, पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड, पुलिंग द बोल्ट फॉरवर्ड। यहाँ पर सिंपल सा वही बात है, राउंड डालने के लिए हमेशा फॉरवर्ड की तरफ करते हैं और राउंड निकालने के लिए हम करेंगे बैकवर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फायरिंग ग्रुप को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, फायरिंग डिटेल, वेपन क्लीनिंग डिटेल, बट पार्टी डिटेल। सेकंड ऑप्शन है वेटिंग डिटेल, वेपन क्लीनिंग डिटेल, टारगेट रिपेयर डिटेल। थर्ड है फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल एंड एम्यूनेशन कलेक्टिंग डिटेल। चौथा है फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल एंड बट पार्टी डिटेल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद हो, कि फायरिंग ग्रुप जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। उनमें से तीनों कौन कौन से होते थे? फायरिंग डिटेल होती थी जो फायर कर रही होती है फायर करने के लिए, एक होती थी वेटिंग में यानी कि उनके बाद जो फायरिंग करने आएंगे, और एक होती है एम्यूनेशन कलेक्शन के लिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं हथियार व गोला बारी जो भी यूज कर रहे हैं उसके कलेक्शन के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, फायरिंग डिटेल से लेकर के वेटिंग डिटेल, एम्यूनेशन कलेक्टिंग डिटेल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग रेंज में फायरर को किन 2 भागों में बांटा जाता है? फायरिंग रेंज में जब फायरिंग करने जाते हैं तो उसमें जो 2 भागों में बांटा जाता है वो कौन कौन से? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है फायरिंग ग्रुप एंड एम्यूनेशन ग्रुप, दूसरा है फायरिंग ग्रुप एंड ट्रेनिंग ग्रुप, तीसरा है ट्रेनिंग ग्रुप एंड फ्लैग ग्रुप, चौथा है एमिंग ग्रुप एंड एम्यूनेशन ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फायरिंग ग्रुप एंड एम्यूनेशन ग्रुप, जो कि बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को आप दिमाग में से निकाल देना कि अगर यहाँ पर फायरिंग, अगर इस जगह पे जैसे आप देखोगे तो इस जगह पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर अब आपको दिखा रहा होगा कि यानी जो फायरिंग डिटेल है वो हो गई, और एक होती है वेटिंग डिटेल, ठीक है, और एक होती है एम्यूनेशन कलेक्शन डिटेल। अभी आप क्या सोचोगे, फायर करने जाएगा तो एक फायरिंग करने वाला होगा, एक वेटिंग करने वाला होगा, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आपको सिंपल से फायरिंग डिटेल और एम्यूनेशन डिटेल ये नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप। क्या होगा? फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो फायरिंग करने के लिए आएगा और एक ग्रुप जो है ट्रेनिंग करने के लिए आएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपका जो वेपन ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ अपनी इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इन सब के पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जा कर के विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको पूरी प्रोसेस मिल जाएगी कि कैसे आपको साइट पर जाना है, कैसे साइट को ओपन करना है, उसमें कहाँ पर जाना है, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, जो आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने फ्रंट पेज पर ही आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरी जो है ईमेल आईडी दी हुई है, तो इस पे आप जा कर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप पेड नोट्स भी आप हमसे ले सकते हो। अगर आप कोई बच्चा चाहता है कि मुझे वहाँ से नहीं लेना है, मुझे पीडीएफ में नोट्स चाहिए, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ही पेड नोट्स भी ले सकता है। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की इस क्लास को अपनी इसी के साथ। जय हिंद ऑल ऑफ़ यू, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। जय हिंद।